राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। त्रिनेत्र माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। और आपको जो पॉइंट चल रहा था लास्ट क्लासेस में, मैंने आपको स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन के बारे में आपको बता रहा था। तो आपकी जो टोटल 6 स्टेजेस होती है आपकी: इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस और साइटोकाइनेसिस। ये 6 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, यानी कि स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ये मैंने 6 स्टेज आपको बताई थी, यानी कि एक बताई थी मैंने आपको इंटरफेस। इंटरफेस मैंने आपको बताया था। एक बताया था आपको प्रोफेस। प्रोफेस और एक बताया था मैंने आपको मेटाफेस। मेटाफेस। एक आपको बताया था मैंने एनाफेस। एनाफेस। एक आपको मैंने बताया था टेलोफेस। टेलोफेस। और एक आपको बताया था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। इसको हिंदी में चाहे हिंदी में लिख लीजिए: इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस। और ये आपकी प्रोफेस। प्रोफेस। ये है आपकी मेटाफेस। मेटाफेस। एनाफेस। एनाफेस। ये है आपकी टेलोफेस। टेलोफेस। और ये है आपकी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ये आपकी टोटल 6 स्टेजेस में, कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो 6 स्टेजेस से होकर के गुजरती है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो सेल है वो एक सेल खुद को डिवाइड होने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। और 24 घंटे में से जो 23 घंटे हैं वो 23 घंटे ही वो अकेला समय लेती है इंटरफेस में। और बाकी के जो 1 घंटा है, 1 आवर है, इस 1 आवर में ये पांचों स्टेजेस जाती है। बात समझ में आ रही है? कोई भी सेल जब डिवाइड करती है खुद को, तो सेल के डिवाइड होने की पूरी प्रक्रिया जो कंप्लीट होती है वो होती है 24 घंटे में। और 24 घंटे में से 23 घंटे अकेले समय लेती है इंटरफेस। और बाकी का जो 1 घंटा है, इस बाकी के 1 घंटे में ये पांचों आपकी जो है स्टेजेस वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक। तो जो इंटरफेस है, इंटरफेस कितना समय ले रही है? इंटरफेस समय ले रही है 23 घंटे का। और बाकी का 1 घंटे ये पांचों लेती है। तो ये इस पांचों स्टेजेस को, ये जो पांचों स्टेजेस है, इन पांचों स्टेजेस को बोला जाता है एम फेस। क्या बोला जाता है? एम फेस बोला जाता है। यानी कि एम का मतलब होता है माइटोसिस फेस, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि एम अवस्था। क्या बोला जाता है? एम अवस्था बोला जाता है। इन पांचों स्टेजेस को क्या बोला जाता है? एम फेस बोला जाता है। एम फेस इसे बोला जाता है। एम फेस बोल लीजिए। हाँ, एम फेस ही है। और अब सबसे मेन बात आती है, अभी मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, सबसे मेन बात आती है आपकी आपकी इंटरफेस की और ये पांचों फेसेस की। तो चलिए अगला पॉइंट में डाल रहा हूं, अगली हेडिंग में आपको डाल रहा हूं, एक सेकंड लूंगा। तो ये बात समझ में आ गई। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस और साइटोकाइनेसिस। यहीं पर एक पॉइंट और आप कर लीजिए कि सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा जो समय लेती है वो प्रोफेस लेती है। ये क्या लेती है? ये सबसे ज्यादा समय लेती है सेल डिवीजन में। सबसे ज्यादा समय लेती है। सबसे ज्यादा समय कौन लेती है? प्रोफेस लेती है। और सबसे कम समय लेती है साइटोकाइनेसिस। साइटो ये क्या लेती है? ये सबसे कम समय लेती है। सबसे कम समय लेती है।
ये सबसे कम समय लेती है, और ये प्रोफेस ये सबसे ज्यादा समय लेती है। क्या किसमें क्या क्या सबसे ज्यादा, यानी कि सेल डिवाइडेशन के समय जब सेल एक एक सेल जब खुद को डिवाइड करती है तो उस 6 स्टेजेस से होकर गुजरती है, और 6 स्टेजेस में सबसे ज्यादा जो समय लेती है वो प्रोफेस लेती है, और सबसे कम समय साइटोकाइनेसिस लेती है। अब बात करोगे साहब टोटल समय तो 24 घंटे का ले रही है, तो 24 घंटे के समय में तो 23 घंटे तो सबसे ज्यादा इसको लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरफेस का जो समय है वो आपका सेल डिवीजन में ये काउंट नहीं होता है। सेल डिवीजन में काउंट होता है सिर्फ पूरे, बोला तो जाता है 24 घंटे का समय ले रही है, 24 घंटे का समय ले रही है, तो अगर ये अकेला इंटरफेस अकेला 23 घंटे समय ले लेता है, लेकिन हम एक तरफ बोल रहे हैं कि प्रोफेस सबसे ज्यादा समय लेती है और साइटोकाइनेसिस सबसे कम समय लेती है। तो इसी बात का सॉल्यूशन मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए क्या है, ये आपके 24 घंटे मैंने आपको बताए, 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में से 23, ये जो 23 घंटे हैं, ये 23 घंटे कौन ले रहा है, इंटरफेस ले रहा है। सबसे इंटरफेस 23 घंटे ले रहा है, बाकी का जो 1 घंटा का जो टाइम ले रहा है, 1 घंटे का जो टाइम ले रहा है वो कौन ले रहा है, एम फेस ले रहा है। और एम फेस में टोटल आपकी कितनी स्टेजेस हैं, ये टोटल आपकी 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस। और 5 स्टेजेस में मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा समय लेता है प्रोफेस, प्रोफेस सबसे ज्यादा समय लेता है, और आपका साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस ये सबसे कम समय लेता है, ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। ये बात मैंने आपको लिख पाई। 23 पूरी सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे ले लगते हैं, 23 घंटे इंटरफेस में और बाकी का 1 घंटा इस 5 स्टेजेस को, और यही आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है। तो ये 23 घंटे जो हैं, 23 घंटे जो हैं वो आपके सेल डिवीजन में काउंट नहीं होते। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में ये काउंट नहीं होते, ये सेल डिवीजन में साहब ये काउंट नहीं होता है 23 घंटे। कैसे, और एक चीज और जान लो आगे बताने से पहले कि जो इंटरफेस है, इंटरफेस में होता क्या है आखिरकार, आखिरकार इंटरफेस में क्या होता है। इंटरफेस में जो आपकी सेल है, कौन सी सेल, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है यानी कि पितृ या मातृ कोशिका, मातृ कोशिका ये वही कोशिका है जो खुद को डिवाइड करेगी, यही डिवाइड करेगी, पेरेंट सेल ही खुद को डिवाइड करेगी। तो ये खुद को डिवाइड करने से पहले ये अपने आप को प्रिपेयर करती है। क्या करती है, ये बिफोर 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 डिवाइडेशन, डिवाइडेशन से पहले क्या करती है, खुद को डिवाइड होने ये प्रिपेयर होती है, प्रिपरेशन करती है, प्रिपरेशन करती है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में एग्जाम तो हमें 1 घंटे का दे के आना होता है या 2 घंटे का दे के आना होता है, लेकिन हम प्रिपरेशन 3 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, तैयारी हम 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कितने देर में निकलता है, 2 घंटे की एग्जाम में रिजल्ट निकल आता है कि हम क्वालिफाई होंगे या डिस्क्वालीफाई होंगे। प्रिपरेशन हम 1 साल से कर रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे कि तुमने एग्जाम की तैयारी जब आपने की, जब आपने एग्जाम क्रैक किया तो कितनी देर आप एग्जाम में बैठे, तो बैठे तो आप 2 घंटे में एग्जाम क्रैक किया आपने, लेकिन प्रिपरेशन का टाइम उसमें 2 घंटे में काउंट नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ा पेड़ है, क्या है, ये आपका बहुत बड़ा पेड़ है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा पेड़ है, वृक्ष है, और इसको हमने एक आरी दी काटने के लिए, ये आरी हमने काटने के लिए दी। तो क्या हुआ कि जब हमने आरी काटने के लिए दी तो क्या करते हैं कि जब आपने देखा है कि जब हम काटने जाते हैं कोई भी वृक्ष तो पहले हम उस पर धार धरते हैं,
यानी कि और आपको समय दिया गया कि साहब आपको ये 24 घंटे में ये काट कर तैयार करनी है। क्या करना है? 24 घंटे में ये पेड़ आपको काटना है और एक आरी आपको हमने दी है। तो क्या किया कि व्यक्ति अगर खुरदरी आ रही है तो खुरदरी आ रही से लगेगा तो हो सकता है ये लगातार संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 24 घंटे में ये अपने आप को इसको वृक्ष को काटने पर लगा पड़ा है। अब एक समझदार व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा? समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि उस आरी को उसको धार देगा, लगातार धार देगा, उसको पैना करेगा, लगातार पैना करेगा। और मान लीजिए लगभग 20 घंटे तक, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, या मान लीजिए 15 घंटे इसने आरी को धार देने में निकाल दिए। पेड़ तो उसको 24 घंटे में काटना है, तो 15 घंटे उसने प्रिपरेशन की, तैयारी की, उसको धार दी, और 15 घंटे निकलने के बाद में बचे 9 घंटों में, इस 9 घंटे में इसने पेड़ को काट दिया। तो इसने पेड़ को काटने में कितना समय लगा? इसे समय तो 9 घंटे लगा ना, लेकिन इसने टोटल ओवरऑल जो समय दिया गया था वो दिया गया था 24 घंटे। तो 24 घंटे में हम बोले पेड़ कितनी देर में काटा इसने? पेड़ तो इसने 9 घंटे में काटा, लेकिन समय कितना दिया था इसको? 24 घंटे। तो 15 घंटे आपको पेड़ को काटने में वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि पेड़ 9 घंटे में काटा गया, इस व्यक्ति ने एक्चुअल में 9 घंटे में काटा है। तो यही वो स्थिति है कि जब सेल डिवाइड करती है खुद को, तो डिवाइड करने से पहले इंटरफेस जो स्टेज है, इसमें सेल अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करती है, तैयारी करती है कि साहब अब मुझे खुद को डिवाइड करना है। और बहुत सारे उसमें कोशिका के अंग हैं, कि कहीं वैक्यूल है, कहीं आपका लाइसोसोम है, राइबोसोम पड़ा है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, वैक्यूल, तमाम उसमें कोशिका के अंग भी हैं। और सबसे मेन जो अंग है वो है आपका न्यूक्लियस, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो सबको अपना व्यवस्थित करते हैं, देखिए सब सेल डिवीजन होने वाली है, तैयार रहिए, अपना सामान वामान पैक कर लीजिए, पैकिंग कर लीजिए, अब यहाँ से हमको निकलना है, हमको डिवाइड होना है, और 2 हिस्सों में मुझे अपने आप खुद को डिवाइड करना है। तो इसमें 23 घंटे उसकी प्रिपरेशन में लगा दिए खुद को डिवाइड करने के लिए। और अगला जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे में 5 स्टेजेस से वो सेल गुजरी, और उस फाइनल स्टेजेस साइटोकाइनेसिस पे आकर के उसने खुद को डिवाइड कर लिया। तो ये जो 1 घंटा है, जो 5 स्टेजेस हैं, यहाँ तो 23 घंटे इसने प्रिपरेशन में निकाल दिए, और बाकी का जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे में इस 5 स्टेजेस से गुजरेगी, जिसमें सबसे पहली स्टेज होगी प्रोफेज, और सबसे लास्ट होगी साइटोकाइनेसिस। और इस 1 घंटे में सबसे ज्यादा समय लेती है प्रोफेज, सेल के डिवीजन के समय, और सबसे कम समय लेती है साइटोकाइनेसिस स्टेज, सबसे कम समय लेती है। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई कि इंटरफेस में क्या होता है। जो स्टेज है, सबसे पहली स्टेज, इसमें 23 घंटे ये सेल खुद को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर रही है, मानसिक तौर पर प्रिपेयर कर रही है कि साहब अपना बोरिया बिस्तर बांधो, इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद अब यहाँ से मुझे खुद को 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन करना है। तो ये 23 घंटे सबको प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है, खुद तैयार हो रही है डिवाइड होने के लिए। और 23 घंटे तक प्रिपरेशन करने के बाद में फिर अगले 1 घंटे में ये 5 स्टेजेस से होकर के गुजरती है। तो अब ये पहली स्टेज आपके समझ में आई कि पहली जो स्टेज है आपकी, ये पहली स्टेज क्या करती है कि ये पूरे 23 घंटे ये सेल को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है, खुद प्रिपेयर होती है सेल डिवाइड होने के लिए। ये 23 घंटे सेल डिवीजन के टाइम में ये काउंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 23 घंटे सेल के प्रिपरेशन में ये निकाल देती है। अब अगली स्टेज आती है प्रोफेज। यहां तो सेल मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो गई कि साहब हमें खुद को डिवाइड करना है। अब जो अगली स्टेज है वो दूसरी स्टेज है आपकी प्रोफेज। अब देखिए प्रोफेज में आखिरकार क्या होता है, एक ही चीज ध्यान रखिएगा, मूल मंत्र क्या कि साहब इसमें सीधी सी बात है कि इसकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और उन्हीं क्रोमोसोम्स का हमें डिवाइडेशन करना है। तो चलिए तो बात करते हैं प्रोफेज की। तो सबसे दूसरा स्टेज कौन सी है? दूसरी स्टेज आपकी प्रोफेज की है, प्रोफेज की है। तो प्रोफेज में आखिरकार होता क्या है, देखिए ये सेल है, और इस सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, 4 पेयर है मान लीजिए, और इसके ऊपर ये सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यानी कि केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक
झिल्ली है, प्रोफेस की बात कर रहा हूं। ये सेल है कौन सी, ये ही वो सेल है जो डिवाइड होगी। ये कौन सी है, ये पेरेंट सेल है। ये कौन सी है, पेरेंट सेल है या ओल्ड सेल है, पुरानी सेल है, पुरानी कोशिका है। और यही सेल आपके डिवाइड होगी। तो स्थिति यही है, हमें मतलब है क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम्स कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा साहब प्रोफेस के अंदर, प्रोफेस के अंदर सर जी कि ये जो जब तक इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तब तक ये क्या बोलते हैं, इसके क्रोमोसोम्स पर कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है प्रोफेस में, प्रोफेस की स्टेज में ये आपके सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, दिखाई टूटना शुरू कर देती है। क्या है, जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है, स्प्लिट होना शुरू हो जाती है, ये टूटना शुरू कर देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है। और टूट करके क्या होगा, ये टूटी, और टूटने के बाद ये डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी कि अदृश्य हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। दोबारा से समझ लीजिए, प्रोफेस में क्या हो रहा है, प्रोफेस में मैं एक ही मूल मंत्र आपको दे रहा हूं, क्या कि क्रोमोसोम्स का डिवाइडेशन करना है। तो क्रोमोसोम्स के डिवाइडेशन के लिए इसके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हटना बहुत जरूरी है। और जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं, खत्म नहीं होगी, तब तक आपका जो क्रोमोसोम्स है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटना शुरू कर देती है, और लास्ट में डिसअपियर हो जाती है, यानी कि अदृश्य हो जाती है। तो जो प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस में आपका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है, स्प्लिट करेगी, स्प्लिट करने के बाद में क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई आपके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, टूटेगी, टूटने के बाद डिसअपियर हो जाएगी। और जब डिसअपियर हो जाती है तो फिर इसी स्टेज को जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपियर हो जाती है, कंप्लीट डिसअपियर, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, अपीयर हो जाती है, तो उस स्टेज को बोला जाता है लेट प्रोफेस, लेट प्रोफेस। बात समझ रही है, लेट प्रोफेस की स्टेज उसे बोला जाता है। तो प्रोफेस की स्टेज का आपको फंक्शन समझ में आया कि प्रोफेस में क्या होता है साहब, कि प्रोफेस स्टेज में जो दूसरी स्टेज है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, स्प्लिट करना शुरू कर देती है, और देन उसमें लास्ट में जाकर के वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि अदृश्य हो जाती है। और अदृश्य जब हो जाती है तो उसी स्टेज को बुलाया जाता है लेट प्रोफेस, यानी कि प्रोफेस की जो अंतिम अवस्था है, सबसे लास्ट का जो चरण है, तो उसको बुलाया जाता है लेट प्रोफेस। और अगली इसमें क्या हुआ, इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ, डिसअपियर हुआ। अब बात करते हैं अगली स्टेज की। अगली स्टेज में क्या होता है, अगली स्टेज का नाम क्या है, अगली स्टेज का नाम है आपका मेटाफेज। अगली स्टेज कौन सी है, मेटाफेज। मेटाफेज में देखिए क्या होता है, ये आपकी तीसरी स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज। अब देखिए मेटाफेज में क्या होगा, हमारे पास ये सेल है, ओल्ड सेल, इसमें न्यूक्लियस था, और इसमें 2 पेयर क्रोमोसोम्स है, और ये इसमें आपका ये डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है। अब इसमें क्या होगा मेटाफेज में, अब इसमें सब ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इन जो बहुत नजदीक हैं, क्या जो बहुत नजदीक है क्रोमोसोम्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, सिकुड़न पैदा होगी, यानी कि एक क्रोमोसोम्स यहां गया,
एक क्रोमोसोम्स यहाँ गया, एक क्रोमोसोम्स यहाँ गया, एक क्रोमोसोम्स यहाँ गया। यानी कि क्रोमोसोम्स जो आपस में बहुत नजदीक थे उनमें सिकुड़न पैदा हो गई, वो एक दूसरे कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पर इस स्टेज में, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों के बीच में सिकुड़न पैदा हो रही है। गुणसूत्रों के बीच सिकुड़न, सिकुड़न पैदा होती है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़न से क्या मतलब है, यहां के जो गैप है, गैप किसके बीच, क्रोमोसोम्स के जो बीच जो गैप है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, गैप बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में जो गैप है ये बहुत नजदीक है यहां पर, और यहां पर क्या है कि इनके बीच की दूरियां बढ़ रही है, ये दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से दूर हो रहा है, यहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़न पैदा हो रही है, सिकुड़न पैदा हो रही है। तो मेटाफेज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है बिटवीन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के बीच कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स जो बहुत नजदीक होते हैं आपस में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, और कॉन्ट्रैक्शन जब पैदा होता है, सिकुड़न जब पैदा होती है, तो क्रोमोसोम्स के बीच की दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो गैप बढ़ रहा है, वो किस स्टेज में बढ़ता है, आपका मेटाफेज में बढ़ता है। तो ये जो न्यूक्लियर डिसअपियर हुआ किस फेस में, आपका प्रोफेस में, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो ये जो किस स्टेज में हो रहा है, ये मेटाफेज में हो रहा है। अब अगली स्टेज आपकी आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या चीज होती है वो आप देख लीजिए, बहुत बेसिक है, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो चौथी स्टेज है वो कौन सी है, चौथी स्टेज है एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, देखिए एनाफेज स्टेज में सेल की स्थिति क्या है, सेल की स्थिति यह है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो गया है, इनके बीच में यहां गैप था, ये गैप आ गया है, ये गैप आ गया है। तो इस स्टेजेस में क्या होगा, इस स्टेज में क्या होगा, तो देखिए बहुत इजी है, ये आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, क्या, बस आप पहले देख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, अब इसमें क्या है कि दो चीजें होती हैं, और ये पोल्स, इसमें क्या होता है, इसमें दो पोल्स का निर्माण होता है, टू पोल्स क्रिएट होते हैं। और ये दो पोल्स किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, मैं आपको जब कोशिका के अंग पढ़ा रहा था, तो कोशिका के अंग में मैं आपको बता रहा था सबसे लास्ट में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, मैं आपको बता रहा था कि दो सेंट्रियोल मिलकर के एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। और जब ये डिवाइडेशन होता है तो ये जो सेंट्रियोल है वो खुल जाते हैं, और खुल करके उसके अंदर क्या बोलते हैं, ये स्पाइंडल फाइबर निकलते हैं, और ये स्पाइंडल फाइबर ये क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींचते हैं, पोल्स बने। तो ये जो दो पोल्स बनना है वो किसकी वजह से बनना है, ये सेंट्रोल की वजह से बनना है, या सेंट्रोसोम की वजह से बनना है, सेंट्रोसोम की वजह से बनना है। तो दो पोल्स बनना है, और क्या हो रहा है, और जो स्प्लिट हो रहा है, क्या हो रहा है, स्प्लिट ऑफ क्रोमोसोम्स, दो चीजें हो रही है इस जगह, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र क्या हो रहा है, ये गुणसूत्र टूट रहे हैं, गुणसूत्रों का टूटना। कैसे, ये क्रोमोसोम्स ऐसे था, तो ये बीच से ब्रेक डाउन कर रहा है, हाफ इधर चला गया, हाफ ये आ गया, यानी कि टोटल किसके, जो 4 क्रोमोसोम्स थे, तो 4 जो क्रोमोसोम्स हैं उसके टोटल कितने टुकड़े हो गए, टोटल 8 पीस हो गए, 8 पीस हो गए, 4 इधर 4 इधर। तो ये क्या हो रहा है, पोल्स की ओर इनके अंदर
यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्पिंडल फाइबर ये पोल्स के अंदर से आता है, ये अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, तो अपनी ओर खींचेंगे बाद में। तो यहाँ पर इस स्टेज में क्या हुआ, इसमें पोल्स क्रिएट हुए। दूसरी चीज क्या हुई, क्रोमोसोम्स टूट रहे हैं, यानी कि जो ऐसी स्टेज में हमें मिली थी इस स्टेज से ये कन्वर्ट होकर के यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं, और इनके बीच में क्या बोल रहे हैं, ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं क्रोमोसोम्स। तो इस स्टेजेस में क्या हुआ, पोल्स बने, 2 पोल्स बन रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, आपका क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगले स्टेज की। अगले स्टेज कौन सी है, अगली स्टेज है आपकी टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में क्या होगा ये देख लीजिए। टेलोफेज में कौन सी स्थिति आएगी, टेलोफेज के अंदर साहब टेलोफेज में क्या होगा, ये देखिए अगला पॉइंट है आपका, 5वां स्टेज है टेलोफेज। टेलोफेज, टेलोफेज में क्या हुआ, ये आपका न्यूक्लियस है, हमें ऐसा मिला था, ये पोल्स थे, और ये अपनी ओर खींचेंगे। तो जब अपनी ओर ये खींचे तो टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में एक ये हो गया, ये हुआ। टेलोफेज में हमें क्या हुआ, ये हमें ये स्टेज मिली थी, ये स्टेज मिली थी एनाफेज में। और टेलोफेज में क्या हुआ, 2 न्यूक्लियर तैयार हो रहे हैं, 2 न्यूक्लियर क्या हो रहा है, 2 न्यूक्लियर तैयार हो रहा है। और क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू कर देती है। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो केंद्रक झिल्ली है मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, वो अपीयर होना शुरू कर देती है, दिखाई देने लगती है। अपीयर यानी कि दृश्य में दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है। ये देखिए 2 न्यूक्लियर क्रिएट हो रहा है, न्यूक्लियस यहां पर लिख देता हूं, क्रिएट द 2 न्यूक्लियर, 2 न्यूक्लियर बन रहे हैं, 2 केंद्रक बन रहे हैं, और साथ ही साथ 2 केंद्रक झिल्ली भी बन रही है। तो 2 न्यूक्लियर आपको देख रहे हैं, तो ये इसके ऊपर आपका, इसके ऊपर क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो गई है। ये स्टेज आपकी है टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर आपका क्या हो रहा है, टेलोफेज के अंदर साहब जो 2 न्यूक्लियर क्रिएट हो रहे हैं, 2 न्यूक्लियर बन रहे हैं, और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो गई है, दिखाई देने लगी है। अब सबसे लास्ट वाली स्टेज आती है आपकी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर एक चीज होती है, क्या, इसको मैं हटा नहीं रहा, यह हटा देता हूं। चलिए, सबसे लास्ट वाली स्टेज है साइटोकाइनेसिस। सबसे छठी स्टेज क्या है, छठी स्टेज है आपकी साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब तो आप जानते ही हैं, साइटो का मतलब है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना, डिवाइड होना। सेल, साइटोकाइनेसिस, सेल का टूटना, सेल का विभाजित होना। तो देखिए हमें ये कैसी सेल मिली थी, मैं थोड़ा सा रूप बदल रहा हूं इसका, बस ये है, ये स्टेज थी, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस ये था, एक न्यूक्लियस ये था, तो उसके 4 क्रोमोसोम्स के टुकड़े हुए थे, और टुकड़े होने के बाद में 4 टुकड़े इधर चले गए थे, 4 टुकड़े इधर चले गए थे। अब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर रही है, और ब्रेक डाउन होकर के 2 सेल क्रिएट हो रही है। एक सेल आपकी ये रही, और ये रहा, 1 2 3 4, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और एक सेल आपकी ये रही, न्यूक्लियस ये रहा,
एक दो तीन चार, चार पीस आपके। यहां पे क्या हुआ, यहां पर ये एक्चुअल रूप में ये डिवाइड हो गई है, यानी कि सेल इज डिवाइडेड इन इन टू सेल। और सेल ये कौन सी है, कौन सी सेल डिवाइड हुई थी, पेरेंट सेल डिवाइड हुई थी। पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सेल, टू सेल यानी कि टू ड्यूटर सेल, ड्यूटर सेल। तो ये साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस के अंदर ये सेल डिवाइड हो गई कंप्लीटली। तो कोशिका विभाजन में ये बात समझ में आई आपके। और एक चीज और देखिए आप, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन। ऊपर हेडिंग में डालना भूल गया था, जब स्टेजेस जो मैंने आपको बताई थी, स्टेजेस के बाद में जस्ट ऊपर आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन यानी कि समसूत्री कोश का विभाजन, हेडिंग डाल लीजिएगा, तब एक दो तीन चार पांच जितने भी फेसेस हैं वो आपके आ जाएंगे। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, माइटोसिस के अंदर जितने भी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही आपके ड्यूटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सेल जो स्टार्टिंग में जो सेल थी उसके अंदर भी नंबर ऑफ पेयर आप टू पेयर थे, यहां भी टू पेयर है और यहां भी टू पेयर है। तो और ये जो सेल है, ये आपकी सेल कैसी सेल कहलाती है, ये सेल कहलाती है आइडेंटिकल सेल। क्या कहलाती है, आइडेंटिकल सेल कहलाती है, यानी कि पैतृक कोशिका। क्या बोला जाता है इसको, पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका बोला जाता है सामने से, पैतृक कोशिका बोला जाता है। और पैतृक कोशिका कैसी है, जिसमें नंबर ऑफ पेयर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके ड्यूटर सेल में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आई। ये आइडेंटिकल सेल बनती हैं, यानी कि यहां पे एक पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा क्या, कि माइटोसिस सेल डिवीजन में आइडेंटिकल सेल बनती है, यानी कि पैतृक कोशिका बनती है। और पैतृक कोशिका क्या होती है, आइडेंटिकल सेल क्या होती है, आइडेंटिकल सेल वो सेल होती है जिसमें आपके नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स की संख्या आपकी जो पेरेंट सेल है, जो पितृ या मातृ कोशिका है या ओल्ड सेल है, जितने क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होते हैं। तो ऐसी सेल्स को क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल सेल बोला जाता है, पैतृक कोशिका बोला जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, इस तरीके से आपका माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। बात समझ आ गई। तो ध्यान रखिएगा आइडेंटिकल सेल कहां बनती है, आइडेंटिकल सेल माइटोसिस सेल डिवीजन में होती है। आइडेंटिकल सेल क्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ पेयर जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ शेयर से वो क्रोमोसोम्स आपके किस में होते हैं, ड्यूटर सेल में होते हैं। अब बात आती है मियोसिस की, मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, देखिए हेडिंग है आपकी मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल, मियोसिस सेल डिवीजन। तो ध्यान रखिएगा हमारी कितने स्टेजेस थी, टोटल 6 स्टेजेस थी। तो इंटरफेस को आप छोड़ दीजिए, इंटरफेस तो वही प्रिपरेशन चलेगा, सारी चीजें वही होंगी। और आपकी 5 स्टेजेस और थी। 5 स्टेजेस कौन सी थी, सबसे पहले आपकी थी प्रोफेस, प्रोफेस थी। फिर उसके बाद थी आपकी मेटाफेस, मेटाफेस थी। उसके बाद आपकी एनाफेस थी, एनाफेस थी। उसके बाद आपकी टेलोफेस थी, टेलोफेस थी। इसके बाद थी साइटोकाइनेसिस। कौन सी थी, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब ध्यान रखिएगा क्या, साइटोकाइनेसिस। अब क्या
कि ये जो 4 स्टेज हैं, जो 4 स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेजेस, ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन में जो चारों स्टेजेस का काम था, वही आपका इसमें मियोसिस के अंदर होगा। लेकिन ये चारों स्टेजेस, ये जो 4 स्टेज हैं, ये 2 बार अपना फेजेस दिखाएंगे। और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस भी ये कितनी बार होगी? 2 बार होगी। डाई साइटोकाइनेसिस 2 बार, या इसको हम बोल देते हैं डाईकाइनेसिस। डाईकाइनेसिस इसको बोल देते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक बात आपको बताऊंगा, उसको आप समझिएगा कैसे। ये जो प्रोसेस है चारों स्टेजेस की, मैं बता रहा हूं आपको मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर इंटरफेस तो दोनों का सेम है, इंटरफेस प्रिपरेशन करेगा 23 घंटे। और ये जो चारों स्टेजेस हैं, ये 2 बार होगी, दोनों बार होंगे ये, और वही प्रक्रिया होगी इसमें जो माइटोसिस में हुई थी। हर स्टेजेस में वही काम होगा जो आपकी माइटोसिस में हुआ था। बस एक अंतर है इसमें कि जो साइटोकाइनेसिस है, यहां पर ये 2 बार सेल टूटेगी, 2 बार सेल टूटेगी। डाई साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका का डिवाइडेशन कितनी बार होगा? डाई, यानी कि 2 बार कोशिका का विभाजन होगा। कैसे, वो देख लीजिए, कैसे वो देख लीजिए आप। मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूं। देखिए क्या हो रहा है यहां। ये आपकी पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल डिवाइड होगी 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 होंगे, इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 होंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, मियोसिस सेल डिवीजन में पेरेंट सेल, ये क्या है? ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है या ओल्ड सेल है? क्या है? ओल्ड सेल है। पेरेंट सेल या ओल्ड सेल या पुरानी कोशिका है, या पितृ या मातृ कोशिका है। और ये सेल पहले मैंने बताया था कि मियोसिस में एक पेरेंट सेल कितनी सेल बनाती है? कितनी सेल बनाती है? ये 4 डॉटर सेल बनाती है, 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये एक जो सेल है, ये फिर दोबारा ब्रेक डाउन होगी, एक सेल ये, एक सेल ये, लेकिन इसमें अंतर होगा। अंतर क्या होगा कि मैंने आपको बताया था मियोसिस में क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, यानी कि 4 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में है, तो ये जो डॉटर सेल बनेगी, इसमें 2 क्रोमोसोम्स होंगे, 2 क्रोमोसोम्स होंगे। ये भी अपने आप को डिवाइड करेगी, ये टूटा, ये आया, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? इसमें भी 2 होंगे, और ये कितने होंगे? इसमें भी 2 होंगे। ये है। तो देखिए यहां तक सारी चीजें, 5 फेज सेम होंगे, यानी कि P1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसे, ये क्या है? ये P1 है। P की बात क्या आता है? मेटाफेस M1। उसके बाद क्या आएगा? मेटाफेस के बाद एनाफेस यानी कि A1। इसके बाद क्या आएगा आपका? टेलोफेस यानी कि T1। इसके बाद क्या आएगा आपका? साइटोकाइनेसिस यानी कि C1। तो ये सारा प्रोसेस एक बार हुआ, फिर यहां पर ये प्रोसेस दोबारा से होगा, फिर यहां पर वही प्रोसेस दोबारा से होगा। फिर भाई ये सेल, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये फिर 2 हिस्से में टूट रही है, यानी कि P जो होगा, यानी कि दूसरा फेज स्टेज स्टार्ट होगा, यानी कि M मेटाफेज 2 सेकंड स्टेज में जाएगा, फिर एनाफेज फिर दोबारा से होगा, टेलोफेज फिर दोबारा से होगा, फिर आपका डाईसाइटोकाइनेसिस, डाईसाइटोकाइनेसिस। हर काम सेम होगा, हर चीज सेम होगी। बस क्या होगा कि डाईसाइटोकाइनेसिस में जब ये सेल ब्रेकडाउन होगी तो 2-2 पेरेंट्स, 2-2 आपके क्रोमोसोम्स आएंगे। पेरेंट सेल में 4 थे, इसमें 2-2 आ जाएंगे। बाकी टोटल प्रोसेस आपकी सेम है। वही काम प्रोफेज में जो माइटोसिस में डिसअपियर हुआ था, यहां भी डिसअपियर होगा,
तब ये सेल बनेंगी। यहाँ भी क्या हुआ प्रोफेस में, यहाँ भी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, तो यहाँ भी डिसअपियर होगी। आपका मेटाफेस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन एनाफेस में क्या हुआ था, एनाफेस में स्प्लिट हुए थे, टेलोफेस में क्या हुआ था, टेलोफेस में पोर्स बने थे, और डाइसाइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, ये टेलोफेस में क्या होता, टेलोफेस में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हुए थे दोनों में। फिर डाइसाइटोकाइनेसिस में क्या होता, वो दो अलग अलग हिस्सों में टूट गए थे। सारी प्रोसेस सेम है, बस आपका एक अंतर है कि पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनेंगी वो 4 बनेंगी, और ये जो सेल हैं, जो 4 डॉटर सेल जो बनेंगी, इसमें ये जो सेल बनेंगी वो कैसी बनेंगी, नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल कैसी बनेंगी, नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल सेल कैसी, पैतृक, ये अपैतृक कोशिका है। कैसी है, अपैतृक, पैतृक कोशिका, यानी कि उसको हमने आइडेंटिकल बोला था, पैतृक कोशिका बोला था। पैतृक क्यों बोला था, जो पूर्वजों के पास जो था वो क्या बोलते हैं, बच्चों के पास है, यानी कि 4 क्रोमोसोम्स थे माइटोसिस में और 4 ही डॉटर सेल में थे, तो इसलिए पैतृक कोशिका बोला था। पैतृक जो विरासत जो पितरों के पास है या पूर्वजों के पास है वही हमें मिली। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस में ये अपैतृक है, यानी कि जो पेरेंट के पास 4 क्रोमोसोम्स थे, तो इन बच्चों के पास में जो डॉटर सेल है या पुत्री कोशिका है उसमें क्रोमोसोम्स हाफ मिले हैं, आधे मिले हैं, इसलिए इसको पैतृक कोशिका नहीं बोल सकते, इसको कैसी बोलेंगे, नॉन आइडेंटिकल सेल बोलेंगे। और नॉन आइडेंटिकल सेल किस सेल डिवीजन में बनती है, तो आप बता दीजिएगा साहब कि जो नॉन आइडेंटिकल जो सेल डिवीजन जो सेल्स हैं वो आपकी मियोसिस सेल डिवीजन में ये बनती है, मियोसिस सेल डिवीजन में ये बनती है। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इस तरीके से सेल डिवीजन या साइटोलॉजी का पूरा पोर्शन कंप्लीट आपका होता है। बात समझ में आ रही है। तो कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूं, 1-2 पॉइंट्स और हैं इसमें, उसको भी आप कर लीजिए। कुछ 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, उनको भी आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी व्यक्ति को जब चोट लग जाती है, चोट लग गई काफी तेज, घाव हो गया, तो उसमें बहुत सारे सेल डेड हो गए, तो यहां पर सेल जो क्रिएट होंगे वो सेल कैसी क्रिएट होंगी, वो आपकी सोमेटिक सेल क्रिएट होंगी। पूरी होल बॉडी, गैमेट सेल को छोड़कर के पूरी बॉडी कैसी है, आपकी आपकी सोमेटिक सेल की बनी हुई है, यानी कि आइडेंटिकल सेल से बनी हुई है। टोटल आइडेंटिकल सेल क्यों बोल रहे हैं, चाहे आप इसको आइडेंटिकल सेल बोल लीजिए, आइडेंटिकल सेल बोल लीजिए, चाहे इसको सोमेटिक सेल बोल लीजिए। क्यों, सोमेटिक सेल में भी नंबर ऑफ पेयर सेम होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये 20 पेयर तो 23 होंगे, और ये भी आपके 23 पेयर्स होते हैं, इसमें भी पेयर्स इक्वल होते हैं। तो आइडेंटिकल सेल, जब कभी भी घाव होता है किसी व्यक्ति को, उस घाव को भरने के लिए जो सेल होती हैं वो सोमेटिक सेल कहलाती हैं या आइडेंटिकल सेल होती हैं। उस आइडेंटिकल सेल से ही क्यों नंबर ऑफ पेयर सब में इक्वल होते हैं। जो पेरेंट सेल में जो आपके क्रोमोसोम्स की संख्या है वही डॉटर सेल में होती है। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का घाव भरता है तो उस घाव भरते समय जो सेल बनती हैं, जो उस जगह को भरने के लिए सेल डिवाइड करती है खुद को, तो वो सेल कैसी होती है, वो सेल होती है सोमेटिक सेल होती है, आइडेंटिकल सेल होती है। और यहाँ पर किस प्रकार का सेल डिवीजन हो रहा होगा घाव पर, यहाँ पर जो घाव पर सेल डिवीजन हो रहा होगा वो आपका माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी घाव को भरने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है, किसी भी घाव को भरने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री कोश का विभाजन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट और मैं आपको मुझे बताना है, वो पॉइंट है आपका हैप्लॉइड सेल के बारे में। कौन सा, हैप्लॉइड सेल के बारे में। हैप्लॉइड सेल, हेडिंग डाल लेंगे आप, हैप्लॉइड सेल।
हैप्लॉइड सेल कौन सी होती है? हैप्लॉइड सेल दो हैं, एक है आपकी स्पर्म और एक है आपकी ओवा। स्पर्म में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 होते हैं। ओवा यानी कि अंडाणु में भी कितने होते हैं? अंडाणु में भी आपका 23, इसको ऐसे कर लीजिए, इसमें भी कितना होता है? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं? 23। पेयर नहीं है, ध्यान रखना, 23 क्रोमोसोम्स है। इधर कितने क्रोमोसोम्स है? ओवा में 23 क्रोमोसोम्स है। यानी कि यहां पर आप क्या बोलेंगे कि यानी कि यहां पर पेयर नहीं है। क्रोमोसोम्स किस में नहीं है? पेयर में नहीं है। यहां भी क्रोमोसोम्स किस में नहीं है? पेयर में नहीं है। यानी कि हैप्लॉइड सेल्स किनको बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल उन सेल्स को बोलते हैं कि जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं होते, जोड़े में नहीं होते। ऐसी सेल्स को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड सेल बोला जाता है, जो पेयर्स में नहीं होते हैं। वो सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड सेल होती है। यानी कि स्पर्म 23 पेयर्स है, ओवम 23 पेयर्स है। और एक सेल और होती है, वो होती है डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल। और डिप्लॉइड सेल कैसी सेल होती है? डिप्लॉइड सेल वो सेल होती है कि जिसमें 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स क्या होते हैं? जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स पेयर्स, 23 पेयर क्रोमोसोम्स जिस सेल में होते हैं उस सेल को क्या बोला जाता है? डिप्लॉइड सेल बोला जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जब हैप्लॉइड सेल स्पर्म भी है, हैप्लॉइड सेल ओवा भी है, बात समझ में आ रही है? तो इसको, और डिप्लॉइड सेल आपको समझ में आ गया। ऐसी सेल जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसी सेल को डिप्लॉइड सेल बोला जाता है। और हैप्लॉइड सेल किसे बोलते हैं? कि जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में नहीं होते, उन सेल्स को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड सेल बोला जाता है। एक पॉइंट और आपको मैं बता देता हूं, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूं सबसे लास्ट का। देखिए, एक सेल थी आपकी क्या? एक सेल थी आपकी हैप्लॉइड सेल। एक हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल कौन सी है? स्पर्म। स्पर्म यानी कि ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है शुक्राणु। और इसमें टोटल कितने पेयर होते हैं? इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं, ठीक। और एक हैप्लॉइड सेल ऑल होती है। हैप्लॉइड सेल एक और होती है, उसको बोला जाता है ओवा या ओवम बोला जाता है, या इसको अंडाणु बोलते हैं। ओवम लिखेंगे तो अंडाणु, ओवम यानी कि अंडाणु। इसमें टोटल कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब मेल और फीमेल, जब निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? निषेचन। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद में तो आपका क्या बोलते हैं? एक सेल बनती है। उस सेल को सबसे पहली सेल होती है, वो होती है जाइगोट। जाइगोट होती है, और जाइगोट की शेप कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो जाइगोट हो गया। और ये जो जाइगोट है, इसमें नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे? ये 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जाइगोट आपकी कैसी सेल हुई? जाइगोट आपकी डिप्लॉइड सेल हुई। कैसी? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिप्लॉइड सेल आएगी। यानी कि हैप्लॉइड सेल जब आपस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तब आपकी जो जाइगोट, जो फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बनकर तैयार हो रही है, दैट इज डिप्लॉइड सेल, बिकॉज ऑफ जाइगोट हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये डिप्लॉइड सेल बोला जाता है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जाइगोट के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए जाइगोट जो पहली सेल बनकर तैयार हो रही है ह्यूमन बॉडी की, फर्स्ट सेल जो बनकर तैयार हो रही है, वो किस प्रकार की सेल है? डिप्लॉइड सेल है। तो इस तरीके से आपका लगभग
साइटोलॉजी का पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है। एक चैप्टर हम लोगों ने लगभग सारा कंप्लीट कर लिया। और आप साइटोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्जामिनेशन में पूछे गए किसी भी एग्जाम का, वो सारे एग्जाम्स को आप लगा के देखिए, चाहे एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आपका आरओ, एआरओ, पीसीएस, जितने भी एग्जाम हैं, तो आप देखिए कि साइटोलॉजी से कोई क्वेश्चन हमारे इस कंटेंट से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा इसमें क्या सुधार और करना चाहिए और क्या कंटेंट इसमें जोड़ा जा सकता है। मेरे हिसाब से पूरा सारी चीजें कंप्लीट गई हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, प्लीज आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो उत्साहवर्धन है वो होता रहे, हम और जोश के साथ हम उस काम को कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।